आज हम डिस्कस करेंगे कोस्टल लैंडफॉर्म के बारे में। ये जो कोस्टल लैंडफॉर्म होता है ये क्या होता है? कोस्टल लैंडफॉर्म डिपेंड करता है वेव और विंड के ऊपर। जब विंड का स्पीड, विंड का डायरेक्शन और वेव, ये तीन चीजों को लेके कोस्टल लैंडफॉर्म होता है। जैसे कि विंड, अगर वेव आ रहा है, विंड का स्पीड अगर ज्यादा होगा तभी वेव का स्पीड भी बढ़ जाएगा। अगर विंड का डायरेक्शन भी वो वेव की तरफ आएगा, वेव उसी डायरेक्शन में आएगा और लैंड को डिपोजिशनल और इरोजन में कुछ लैंडफॉर्म वो वहां पे बनाएगा। अब हम देखते हैं ये वेव क्या है, वेवलेंथ क्या है, किस तरह लैंड को फॉर्म करता है। ये होता है वेव्स। ये सी का रीजन है, ये है लैंड का रीजन। यहां से ये एक नॉर्मल डायग्राम है वेव का। हम वेव का अपर पोर्शन को बोलते हैं क्रेस्ट और उसका लोअर पोर्शन को बोलते हैं ड्रॉप। क्रेस्ट से, एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट को जाने के लिए जितना रास्ता कवर होता है उसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। और ये वेवलेंथ होता है, इसका स्पीड जितना बढ़ता है उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो उतना बढ़ता है। वेवलेंथ का लेंथ अगर जितना ज्यादा रहेगा उसका फ्रीक्वेंसी उतना लो रहेगा। जैसे कि यहाँ पे ये हो गया वेवलेंथ, ये बहुत ही लंबा होता है, इसका फ्रीक्वेंसी जो होता है वो बहुत लो हो जाता है, मतलब उसका वेव का जो स्पीड हो जाता है वो लो होता है। इसलिए वेव का जो स्ट्रक्चर होता है, वो जो लैंडफॉर्म बनाता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है कंस्ट्रक्टिव वेव फॉर्म, एक होता है डिस्ट्रक्टिव वेव फॉर्म। जब वेव का स्पीड कम होता है, मतलब उसमें फ्रीक्वेंसी कम होता है और उसका लेंथ ज्यादा हो जाता है, तभी वो बनाता है कंस्ट्रक्टिव वेव। मतलब वो कुछ कंस्ट्रक्शन करके जाता है, वो धीरे धीरे आता है, यहाँ पे कुछ डिपोजिट करके जाता है, इसलिए वहां पे कुछ कंस्ट्रक्शन बन जाता है। तभी क्या होता है, जब वेव का स्पीड बहुत ज्यादा होता है, मतलब उसमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहता है, फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा रहेगा वेव का लेंथ उतना ही घटता हो जाएगा। जैसे कि ये डायग्राम है, वहां पे फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, वेव लेंथ कम होता जा रहा है और यहाँ पे वेवलेंथ ज्यादा होता जा रहा है। जहां पे वेवलेंथ कम हो जाएगा और वहां पे फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा, मतलब यहाँ पे विंड का असर हो रहा है, विंड का स्पीड बढ़ रहा है, इसलिए वो क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव। जितना तेज आएगा एक जगह से वेव, जितना तेज आएगा लैंड को कुछ इरोड करके जाएगा, मतलब लैंड से कुछ चीजें वो लेके जाएगा, इसलिए वो वहां पे वो क्या करता है, वो डिस्ट्रक्शन कर देता है, इसलिए उसका नाम है डिस्ट्रक्टिव वेव। जब एक मिनट में जब 13 से 15 बार वेव आता है तभी वो कुछ डिस्ट्रक्ट करता है, और जब 6 से 8 बार एक वेव आता है तभी वो कुछ कंस्ट्रक्ट करता है। अभी एक ड्रॉप से लेके क्रेस्ट तक जितना जो चीज होता है उसको हम बोलते हैं हाइट। ये उसका हाइट होता है। ड्रॉप टू ड्रॉप और क्रेस्ट टू क्रेस्ट जो लेंथ होता है उसको हम बोलते हैं वेव का लेंथ। अभी देखेंगे ये जो सी का जो वेव आता है ये लैंड को किस तरह इरोड करता है और किस तरह डिपोजिट करता है। जैसे कि यहाँ पे अभी पानी चला है, पानी आया है, यहाँ पे पानी जब जोर से आके लैंड के ऊपर टकराएगा, ये मेरा हाथ एक लैंड है, सपोज ये एक लैंड है, यहाँ से पानी आया, यहाँ पे टकराया। जब भी ये टकराएगा, जब पानी एक लैंड के साथ टकराता है तभी पूरा पानी का जो फॉर्म होता है, ये जो पानी यहाँ पे टच होता है तभी वो बूंद में कन्वर्ट हो जाएगा, डॉट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए उसका नाम है सर्फ लाइन। जैसे कि कुछ सर्फ को हम पानी में डालते हैं, एक बाल्टी में हम सर्फ, बाल्टी के पानी में हम सर्फ डाल देते हैं, वो क्या होगा, बबल्स के जैसे स्ट्रक्चर में दिखता है। ठीक वैसे ही जब पानी आके लैंड में टकराता है वो बूंद वाला पानी बन जाता है, इसलिए वो लाइन होता है सर्फ लाइन। सर्फ लाइन के ठीक पीछे वाला जो लाइन होता है उसको हम बोलते हैं प्लंज लाइन। जब सर्फ लाइन, उसके आगे वाला जो लाइन होता है उसको हम बोलते हैं नोच लाइन। उसको हम नोच लाइन क्यों बोलते हैं, क्योंकि नोचिंग, पानी जब आता है लैंड को क्या करता है, वो नोच लेता है, मतलब उसको घायल कर देता है, उसको थोड़ा इरोड करता है। जैसे कि कोई एक मुलायम जगह है, हम नाखून से उसको नोच देते हैं, मतलब उसके ऊपर कुछ स्क्रैच आ जाता है, उसको नोचना बोलते हैं। ठीक वैसे ही सर्फ लाइन के आगे जब पानी आके लैंड को नोच लेता है उसको हम बोलते हैं नोच लाइन। और एक चीज यहाँ पे आया स्वास और बैकस्वर्स, ये दोनों होते क्या है, पानी का जो वेव होता
लैंड के ओर होता है उसको हम बोलते हैं श्वास। जब पानी लैंड के ऊपर आके फिर से वापस चला जाता है, वो कुछ लेके उसके साथ चला जाता है, उसको बोलते हैं बैकवर्स। बैकवर्स क्या होता है, यहाँ पे जो बैकवर्स होता है यहाँ पे कुछ चीजें लाके यहाँ पे डिपोजिट कर देता है। अभी हम इसका डायग्राम देखेंगे। अब हम देखेंगे कोस्टल इरोजनल लैंडफॉर्म कैसे होता है। फर्स्ट ये बनाता है क्रीक। ये क्रीक जो है ये क्या है, सपोज यहाँ पे एक प्लेन लैंड है, यहाँ पे रहा सी वाटर। ये जब सी वाटर इसके साथ जब बार बार टकराता है, यहाँ पे जो रॉक होता है ये कम, उसका जो रेजिस्टेंस पावर कम होने के कारण सोल्यूशन और सल्टेशन प्रोसेस के वजह से ये जगह इरोड होता है। धीरे धीरे जब ये इरोड होता है, ये जो पानी का जो डायरेक्शन होता है इसके ओर जाता है। जब यहाँ पानी जाता है, पानी क्या करेगा, धीरे धीरे ये रॉक को भी इरोड करता हुआ जाएगा। जितना इरोड करेगा ये पानी उसके अंदर जाके ये रॉक को धीरे धीरे खराब करता जाएगा और एक चैनल बना देगा, एक लॉन्गिट्यूडिनल चैनल बना देगा, जिसको हम बोलते हैं क्रीक। ये कुछ इस तरह दिखता है, जैसे कि ये गुजरात का एक एरिया है, इसको सब हम क्रीक्स बोलते हैं। ये मेनलैंड है, पानी इसके अंदर जाके ये सब लैंडफॉर्म बनाया है और इसको हम जो पानी का जो चैनल होता है इसको बोलते हैं हम क्रीक्स। फिर आया इनलेट। ये जब क्रीक होता है, क्रीक जब बहुत बड़ा बन जाता है, ये क्रीक हो गया, पानी ज्यादा इरोड करके जब इसका साइज, इसका स्ट्रक्चर पूरा और बढ़ा देता है, इसको हम बोलते हैं इनलेट। जब 2-3 इनलेट मिल जाते हैं उसको बोलते हैं हम रिया। मतलब ये एक इनलेट हो गया और एक इनलेट आके इसके साथ जुड़ गया, ये हो गया रिया, इसको बोलते हैं हम रिया। ये रिया का एक डायग्राम है, ये हुआ रिया। अगर ये बहुत ही कम एक लॉन्गिट्यूडिनल पतला चैनल बनाता उसको हम क्रीक बोलते, थोड़ा मोटा बनाता उसको हम इनलेट बोलते। जब ये बहुत मतलब 2-3 इनलेट मिलके ये रिया को बनाए हैं। अभी आया केव। केव क्या होता है, जब ये पानी आया इसके अंदर, पानी आके एक गुफा जैसा स्ट्रक्चर बनाता है। मतलब पानी का जो इनपुट होता है उसका एरिया बहुत कम होता है और ये सॉफ्ट रॉक के वजह से ये पानी उसको इरोड करता है। जहां जहां पे सॉफ्ट रॉक प्रेजेंट होते हैं, पानी उसको धीरे धीरे इरोड करता है और एक हॉलो स्ट्रक्चर बना देता है। दैट हॉलो स्ट्रक्चर इज नोन एज केव। ये केव जो बहुत बड़ा बन जाता है उसको हम बोलते हैं कोव। अभी हम देखेंगे उसका क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं। स्ट्रक्चर जैसे कि ये हो गया सी आर्क। सी आर्क क्या है, सपोज एक हार्ड रॉक है, उसमें कुछ सॉफ्ट रॉक्स हैं, जैसे कि ये पूरा का पूरा एक रॉक है। ये भी रॉक है, ये भी रॉक है। पानी आएगा इसके नीचे, पानी इरोड किसको करेगा, जिस रॉक में रेजिस्टिविटी पावर, जिसका रेजिस्टेंस कम होता है उसको पानी ज्यादा इरोड करेगा। किसको, जो सॉफ्ट रॉक होते हैं। ये हो गया हार्ड रॉक, ये हो गया सॉफ्ट रॉक। इस सॉफ्ट रॉक को पानी इरोड करके यहाँ पे क्या करेगा, एक आर्क बना देगा। इसको इरोड क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये हार्ड रॉक है, इसका रेजिस्टेंस पावर ज्यादा है, रेजिस्टिविटी ज्यादा है, इसलिए इसको वो इरोड नहीं कर पाएगा। यहाँ पे इरोड करके यहाँ पे एक आर्क जैसा स्ट्रक्चर बना देता है, जिसको हम बोलते हैं सी आर्क। सी आर्क बिल्कुल ऐसे दिखता है। ये एक हार्ड रॉक है, इसमें कुछ सॉफ्ट रॉक प्रेजेंट होंगे, इसलिए पानी इधर जाके इसको इरोड नहीं कर पाया और ये सॉफ्ट रॉक होने के कारण इसको इरोड कर दिया। इसको हम पूरा का पूरा स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे सी आर्क। जब ये आर्क का ऊपरी हिस्सा नहीं रहता है, ये बस 2 पिलर जैसे स्ट्रक्चर रहते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टार।
हम इसको स्टाक बोलेंगे। अगर ये वाला पार्ट धीरे धीरे इरोड होके ये पूरा एकदम इरोड हो जाएगा, ये हमें दिखेगा नहीं, ये दो स्ट्रक्चर रह जाएंगे। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्टैक। और जब ये स्टैक में से एक पिलर जब धीरे धीरे इरोड हो जाता है उसको हम बोलते हैं क्लीव्स। और यही स्टैक में से अगर पानी आके किसी रॉक को कट कर देता है, मतलब ये जो हिस्सा होता है ये नहीं रहता है, इसको हम बोलते हैं वेव कॉर्ड प्लेटफॉर्म, जिसका डायग्राम कुछ इस तरह दिखेगा। अब हम देखेंगे कोस्टल डिपोजिशनल लैंड के बारे में, जो कि कंस्ट्रक्शनल वेव की वजह से फॉर्म होता है। जैसे कि ये लैंड हो गया, यहाँ पे पानी है, सी वाटर है। क्या होता है, जब सी के वेव जो होता है, वेव धीरे धीरे यहाँ का कुछ चीजें लेके आके यहाँ पे डिपोजिट कर देता है। कोई भी पेबल, कबल, बोल्डर हो या फिर कोई भी क्ले मटेरियल हो, यहाँ पे आके डिपोजिट कर देता है बैकवर्ड से, जिसको हम बोलते हैं बैरियर। इसका नाम बैरियर क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये लैंड और सी का जो स्ट्रक्चर होता है, सी हो गया, ये लैंड होता है, ये उन दोनों को मिलने के लिए नहीं देता है, उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए नहीं देता है, एक बैरियर जैसे उन दोनों के बीच में खड़ा रहता है, इसलिए उसका नाम होता है बैरियर। जब बैरियर बहुत ज्यादा हो जाता है, 1, 2, 3, 4, 8, 10 बैरियर हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं बैरियर चेन। एक साथ जब बहुत सारे बैरियर्स बन जाते हैं, उसको हम बोलते हैं बैरियर चेन। जब ये जो सैंड बार किसे बोलते हैं, जब ये वेव आता है, जब बालू का जो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, उसका जब वो बैकवर्ड से लेके आके यहाँ पे डिपोजिट कर देता है, बाद में ये सॉलिड स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं सैंड बार। उसके बाद आया लूप्ड वन। ये लूप्ड वन क्या होता है, सपोज यहाँ पे ये लैंड है, ये सी है, so, जहाँ पे ओसेनिक ड्रिफ्ट के जो ओसेनिक ड्रिफ्ट, यहाँ पे एक आइलैंड प्रेजेंट है। जब ये सैंड का बार आके ये आइलैंड के साथ चिपक जाता है और जब स्ट्रक्चर इस तरह बन जाता है, इसको बोलते हैं लूप्ड बार। लूप्ड मतलब ये एक चीज के साथ चिपक गया है, मतलब इस तरह स्ट्रक्चर बना देता है, इसको हम बोलते हैं लूप्ड बार। फिर आया बीच कस्प। बीच कस्प क्या होता है, जब गोले गोले स्ट्रक्चर बनाता है, मतलब जैसे कि कोई पेबल्स हो गया, कबल्स हो गया, बोल्डर हो गया, जितना क्ले पार्टिकल जो होता है उसका डिपोजिशन यहाँ पे इतना नहीं होता है। जहाँ पे थोड़ा बड़ा पार्टिकल, जैसे कि पत्थर के जैसा, मतलब छोटे छोटे पत्थरों के जैसा, कबल्स, पेबल्स, वो जैसा, उसके जैसा जब डिपोजिशनल स्ट्रक्चर बनता है, उसको बोलते हैं हम बीच कस्प। फिर आया हुक। हुक कैसे फॉर्म होता है, जब ये हवा नॉर्थ ईस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ बहता है, जैसे कि ये जो एक स्ट्रक्चर हो गया, हवा जब यहाँ से यहाँ तक बहने लगता है, सीट का जो वेव्स होता है ये भी इस तरफ आएंगे, मतलब इसका स्पीड जितना होगा वेव का स्पीड भी उतना होगा। जब स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, हवा क्या करेगा, स्पीड बढ़ाएगा, वेव उसके स्पीड में ये जितने भी सब डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है, उनका जो सब डिपोजिशन पार्ट्स है, उनको सब इकट्ठे ले आएगा, लेके एक लैंड पे वो जुड़ा देगा और वो हुक जैसा लटकता हुआ दिखेगा, जिसको हम बोलते हैं हुक। वो कुछ इस तरह दिखेगा, ये हो गया हुक। जब बहुत सारे हुक बनते हैं उसको हम बोलते हैं कंपाउंड हुक। एक हुक में 2, 3, 4 अगर हुक दिखाई देते हैं, वो हम उसको बोलते हैं कंपाउंड हुक। फिर स्पीड क्या होता है, जब ये स्पीड एक लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रक्चर होता है, जो लैंड के साथ कनेक्टेड होता है, उसको बोलते हैं स्पीड। अगर ये हुक में से ये वाला हिस्सा हट जाता है, ये एक स्पीड के जैसा ही दिखेगा। ठीक वैसे ही जब हुक में से ये वाला ऊपर हिस्सा हट जाओ तभी वो स्पीड बन जाता है, और कभी जब एक लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रक्चर फॉर्म होता है और वो लैंड के साथ कनेक्टेड रहता है, उसको हम बोलते हैं स्पीड। कभी कभार और जब डिपोजिशन हो जाता है, एक स्पीड यहाँ प्रेजेंट है और एक स्पीड यहाँ जाके
कनेक्ट कर रहा है, वो पोजीशन को हम बोलेंगे कनेक्टिंग बार। और ये वाला जो हिस्सा रह गया इसको हम बोलते हैं लगून। जैसे कि हमारा उड़ीसा में प्रेजेंट है चिलिका, वो एक सॉल्ट लेक है, इसको लेक भी बोलते हैं, लगून भी बोलते हैं। मतलब इसके साइड में, मतलब 2 फीट में जो घिरा हुआ जमीन रहता है, पानी जो रहता है, उसको हम बोलते हैं लगून। फिर आएगा टम्बोलो। टम्बोलो क्या है? जब वेव आता है इस साइड, ऐसे वेव आया, लैंड का एक पार्ट वो अपने साथ घसीट कर ले जाता है। सपोज यहाँ का जो ओसेनिक ड्रिफ्ट होता है, यहाँ भी ओसेनिक ड्रिफ्ट है, यहाँ भी ओसेनिक ड्रिफ्ट है, पानी इसके ऊपर है। यहाँ का जो ड्रिफ्ट होता है वो थोड़ा हाई होता है। ये अगर पार्ट, ये जो लैंड का हिस्सा वो खिसक के उसके साथ, मतलब पानी उसके साथ लेके घसीट के लेके आ जाता है। सपोज यहाँ पे रख देता है, मतलब हमें कुछ हिस्सा ऊपर दिखेंगे क्योंकि वो ऊपर रखा हुआ है, वो हो गया, मतलब ये हमें दिखेगा। फिर इसके साथ लैंड को एक कनेक्टिंग पाथ होता है। यहाँ पे बालू गिर के, यहाँ पे कुछ रॉक्स वगैरह गिर के यहाँ पे एक रास्ता बना देते हैं जो कि ये लैंड को ये लैंड के साथ कनेक्ट कर देता है। इसको हम बोलते हैं टम्बोलो। फिर आया डम्बेल। डम्बेल क्या है? एक वेट के वजह से यहाँ पे कुछ हिस्सा इधर रुक गया, कुछ हिस्सा उधर रुक गया। ये दोनों पानी के अंदर रहेंगे, ये पानी के अंदर रहा, ये पानी के अंदर रहा। उन दोनों के बीच में जो रास्ता बनता है, मतलब एक रास्ता बन गया वो दोनों को कनेक्ट करने के लिए, मतलब ये एक सेप हो गया, उन दोनों को एक कनेक्शन रहता है। उसको हम बोलते हैं डम्बेल, क्योंकि ये दिखता है डम्बेल शेप में।